नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन समेत पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने फर्स्ट टाइम पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है, आप बिल्कुल पहली बार नए और फ्रेश पासपोर्ट के लिए आपने अप्लाई किया है और बारी है आपके अपॉइंटमेंट का, बेसिकली जहाँ पे आपका पीएसके के अंदर फिजिकल अपॉइंटमेंट होता है, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण जो है आपके पासपोर्ट के बनने में जो है डिले हो सकता है या फिर आपके एप्लीकेशन को होल्ड पे किया जा सकता है। दोस्तों, लोग जो है जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण जो है उनकी जो भाग दौड़ है वो बढ़ जाती है और कह सकते हैं कि उनका जो एप्लीकेशन है वो होल्ड कर दिया जाता है और वो आरपीओ और पीएसके के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं। दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे हमारी ये कोशिश होती है कि पासपोर्ट बनवाने के जो तरीके हैं आपके लिए उसे बिल्कुल सरल किया जाए, ताकि आपको बिल्कुल पहली बार में ही आपका पासपोर्ट बहुत ही आसानी से बन जाए, आपका अच्छे से एप्लीकेशन वहाँ पे सेलेक्ट हो जाए, आपका अपॉइंटमेंट जो है अच्छे तरीके से हो जाए, आपका पुलिस वेरिफिकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाए, जिससे आपके पासपोर्ट बनने में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में ना हम कुछ ऐसी बेसिक बातें करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसका नॉलेज ना होने की वजह से जो है ये गलती करते हैं और अल्टीमेटली जो है उनका एप्लीकेशन जो है इसी तरीके से होल्ड हो जाता है और उनको जो है आगे और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पुलिस वेरिफिकेशन की बात कर लें या फिर अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही जो है उनको एप्लीकेशन को होल्ड कर दिया जाता है और उनको वापस घर भेज दिया जाता है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है ना, आपको सबसे पहले जो है आपको डिसाइड करना है कि आपने कौन से कैटेगरी का पासपोर्ट बनवाना है। जिनको नहीं पता कैटेगरी क्या होता है, तो दोस्तों बेसिकली पासपोर्ट में का जो है इंडिया में दो कैटेगरी होता है, एक होता है ईसीआर और एक होता है नॉन ईसीआर, या फिर आप इसको कह सकते हैं ईसीएनआर। ईसीआर बेसिकली होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, ठीक है। उसका अपोजिट जो है नॉन ईसीआर में इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। बेसिकली इसमें कोई इमिग्रेशन कुछ अलग से नहीं होता है, ठीक है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो कि एज अ जॉब पर्पस के लिए, ठीक है, जो कि सी ग्रेड के काम्स होते हैं, लाइक लेबर वर्क के लिए, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई, यूएई, बहरीन, मस्कट, ओमान, ठीक है। ये जो कुछ गिने चुने ऐसे गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको एज अ लेबर जॉब के लिए अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, आपका जो प्राइमरी मोटिव यही है, ठीक है, तो ईसीआर पासपोर्ट वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो कंपनियाँ हैं जो लोगों को बल्क में हायर करती हैं वो ऐसे पासपोर्ट को थोड़ा सा अवॉइड करती है जो ईसीआर है। तो अगर आपके पास नॉन ईसीआर पासपोर्ट होगा तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा अगर आपका जो पासपोर्ट बनवाने का पर्पस जो है वो टूरिज़्म है, घूमने फिरने के व्यू से आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, आप अलग अलग कंट्री विजिट करना चाहते हैं, या फिर आप बिज़नेस के पर्पज़ से अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके वहाँ के बिज़नेस को अडॉप्ट करके आप इंडिया में बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर आप एजुकेशन पर्पज़ के लिए फर्दर अगर आप किसी विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, इन सभी पर्पज़ों के लिए पासपोर्ट बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे ईसीआर और नॉन ईसीआर का यहाँ पे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इससे आपके ट्रैवल में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले डिसाइड कर लो कि आपने ईसीआर पासपोर्ट बनवाने हैं या फिर नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाना है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर आप ईसीआर पासपोर्ट बनवाते हैं तो इसके लिए आपको अलग से कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। पासपोर्ट बनवाने के लिए बेसिकली क्या होता है, आपकी आईडी प्रूफ लगती है, आपका एड्रेस प्रूफ लगता है। लेकिन वही अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए, जो मैंने शुरू में बोला कि अगर आप इन गल्फ कंट्रीज़ में अगर आप जॉब के पर्पज़ से अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपको एक अलग कैटेगरी होता है ईसीएनआर, वो बनवाना होता है। और इसके लिए बाकायदा आपका जो है कम से कम 10th पास पढ़ा होना ज़रूरी है। मतलब ये कि आपके पास 10th की मार्कशीट होनी बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास 10th का मार्कशीट है, ठीक है, अगर आपका पर्पज़ है जॉब करने के लिए, तो आपको नॉन ईसीआर के लिए अप्लाई करना होगा।
लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका घूमने फिरने, बिजनेस, स्टडी, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पे ECR और नॉन ECR का कोई फ़र्क नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको क्या है कि हमेशा जो है आपको ECR पासपोर्ट के लिए ही आवेदन करना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपको यहाँ पे अपना कोई भी अलग से 10th की मार्कशीट नहीं दिखानी होगी, आप कितने पढ़े लिखे हैं ये आपको वहाँ पे शो नहीं करना होता है। क्योंकि बेसिकली क्या होगा, जब आप अपना मार्कशीट वहाँ पे दोगे ना, तो फिर इसका भी आगे जाकर वो वेरिफिकेशन करते हैं बोर्ड ऑफिस से। जिस भी बोर्ड ऑफिस से आपने अपना 10th क्लियर किया होगा, तो वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स को भेजे जाते हैं अटेस्टेड करने के लिए। और सपोज करोगे आपने 10 साल 20 साल पहले अपने 10th पास किया होगा, जैसे कि मुझे खुद 10th पास किए हुए लगभग 12 साल हो गए, तो 12 साल पहले का वहाँ पे रिकॉर्ड वो निकाल लेंगे, चेक करेंगे, अटेस्टेड होगा। तो इन बिटवीन ना ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, और ये टाइम जो है आपके पासपोर्ट बनने को और आगे खींचता है और डिले होता है। तो इस वजह से आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी मजबूरी है तब तो आपको बनवाना ही होगा, ठीक है। लेकिन 99% लोगों को यहाँ पे नॉन ECR पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उनको जो है ECR पासपोर्ट ही चाहिए होगा। मैंने खुद बीटेक किया हुआ है गाइस, फिर भी मैंने जो है ECR पासपोर्ट बनवाया है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मुझे नॉन ECR का कोई फ़ायदा है नहीं, वो फालतू में टाइम एक्सटेंड करेगा। दोस्तों मैं इसको इसलिए इतना ज़्यादा इलोबरेट कर रहा हूँ ना, इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का मेरा मकसद यही है कि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे मुझे डेली कमेंट्स आते हैं कि सर जो है मैंने मेरी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गलत था, इस कारण मेरा एप्लीकेशन फंस गया। मैंने जो है अपनी 10वीं की मार्कशीट दी थी, उसमें एक स्पेलिंग गलत था, उस कारण जो है मेरा एप्लीकेशन होल्ड हो गया। तो बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप कितने पढ़े लिखे हो ना, ये लोगों को बताओ मत। आप डिग्री है आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पासपोर्ट वालों को मत बताओ, ये आपको बहुत दौड़ाएंगे। तो इस तरीके से आप एक स्मार्ट डिसीजन लेना, ठीक है। आप ECR पासपोर्ट अप्लाई करो, इसके लिए आपसे अलग से आपके जो भी आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है ये आपसे नहीं मांगा जाएगा। दूसरा दोस्तों, आप जब भी आप PSK के अंदर जा रहे हो अपॉइंटमेंट के लिए, तो मेक श्योर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हो ना अपने साथ, बेसिकली मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स कैरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लोग पता नहीं क्या क्या आधार कार्ड के साथ अपना वोटर ID कार्ड भी कैरी कर लेते हैं, अपना राशन कार्ड भी कैरी कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ले जाते हैं, जो कि और अल्टीमेटली जो है उनको प्रॉब्लम में फंसाती है। होता क्या है दोस्तों कि आपके पास जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे कैरी करोगे, लेकर जाओगे, उतनी ज़्यादा ये संभावना हो जाती है कि आपके उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर इंफॉर्मेशन मिसमैच होगा। सपोज करो कि अगर आपके एक डॉक्यूमेंट्स में एक कुछ अलग से स्पेलिंग है, दूसरे डॉक्यूमेंट में वो स्पेलिंग नहीं है, तो इससे क्या होता है ना कि वो डॉक्यूमेंट्स मिसमैच का केस माना जाता है। और एज पर द लॉ अगर आप पासपोर्ट के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स में सेम स्पेलिंग, सेम नेम, सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है और आपके वोटर ID कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, तो वो आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। नहीं, वो वहीं पे उसको होल्ड कर देंगे और बोलेंगे कि आप ठीक करा के लाओ इसे, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली वहाँ पे आपको केवल 2 डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं। पहला जो है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मतलब ये कि आपके पहचान का कोई पत्र जो कि सरकारी हो और जिस पे आपका फ़ोटो और आपका नाम हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आधार कार्ड है, क्योंकि आधार कार्ड ऑफ कोर्स सरकारी डॉक्यूमेंट्स है। इसके ऊपर आपका फ़ोटो भी होता है, आपका नाम भी होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ भी होता है, और साथ ही साथ आपके फादर का भी नाम इंक्लूड होता है। सेम चीज़ पैन कार्ड में भी है, ठीक है। आपका फ़ोटो होता है, आपका नाम होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, और आपके फादर का नाम होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है सबसे आइडियल डॉक्यूमेंट्स माने गए हैं। उसमें क्या होता है कि आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप देख लो, आपका जो एड्रेस है वो भी आपके आधार कार्ड के पीछे मेंशन रहता है। तो एक तरीके से दोनों चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट है वो आपके आधार कार्ड ने पूरा कर दिया। इसके अलावा आपको अपना वोटर ID कार्ड कैरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंडिया में देखा गया कि वोटर ID कार्ड में ना गड़बड़ियाँ होती ही होती हैं, कुछ ना कुछ गलत वो उसमें होता ही है। डेट ऑफ बर्थ आपका गलत कर देंगे, आपका एड्रेस गलत कर देंगे, ठीक है। तो आप मेक श्योर कर लो अगर सब कुछ सही है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, कॉमा बाय कॉमा, अगर आपका आधार कार्ड से आपका वोटर ID कार्ड मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ले जाओ।
लेकिन आप पहले होमवर्क कर लो अच्छे तरीके से कि हाँ सारा इन्फॉर्मेशन मैच कर रहा है। अगर थोड़ा सा भी कुछ इस इन्फॉर्मेशन मिसमैच हो रहा है तो आप अलग से वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन चीज़ों को मत ले जाओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखो कम से कम डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी आपका पासपोर्ट बनने का। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाओगे तो कम से कम पॉसिबिलिटी होगी आपके पासपोर्ट बनने का, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा जो है आपको ध्यान रखना है कि आपने कभी पहले इस अपॉइंटमेंट से पहले आपने कभी पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया होगा। अगर आधा अधूरा भी आपने अप्लाई करके उसे छोड़ दिया था, सो दोस्तों आप जब तक उस पहले फाइल को क्लोज नहीं कराओगे तब तक आपका दूसरे फाइल पे आगे जो है प्रोसीड नहीं होगा। तो अगर आपने कहीं भी कि कभी भी जो है आज से 10 साल 20 साल पहले भी किसी साइबर कैफ़े से आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, आप अपॉइंटमेंट के लिए गए थे, नहीं गए थे, ठीक है, फिर भी जो है उससे एज ए एप्लीकेशन काउंट किया जाता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना कि आपका पहले से कोई पेंडिंग एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोगों को पता नहीं होता, अवेयर नहीं होता, और जब वो अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनका पहले से कोई फाइल वहाँ पे ओपन रहती है और तो उनका एप्लीकेशन को होल्ड कर दिया जाता है। बोला जाता है कि आप अपने ओल्ड वाले फाइल को क्लोज करो। तो ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है, लोग करते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो आपको पहले उसी सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके आपको अपना वो फाइल क्लोज़ करवाना होगा, उसके बाद ही आप अपना नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, लोग करते हैं। आपको पहले अपना ओल्ड फाइल क्लोज़ करवाना है, ठीक है। उसके बाद गाइस आता है एप्लीकेशन का जो पुलिस वेरिफिकेशन, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस ये डिसाइड करता है कि आपके एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए या नहीं किया जाए, आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन को आगे बढ़ाया जाए नहीं बढ़ाया जाए, अल्टीमेटली आपको पासपोर्ट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके पुलिस वेरिफिकेशन पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना अप्लाई करते समय जो एड्रेस होता है, ठीक है, दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक होता है करेंट एड्रेस, दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आप अभी फ़िलहाल जिस एड्रेस पे रह रहे हो, अगर ये आपका अपना खुद का घर है, आपके पेरेंट्स का घर है, ठीक है, अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स के नाम से, आपकी फैमिली के नाम से प्रॉपर्टी है, तभी जो है आप इसे परमानेंट एड्रेस के कॉलम में फिल करो। अगर आप रेंट पे रह रहे हो, किराए पे रह रहे हो, ठीक है, पीजी, लॉज, हॉस्टल में रह रहे हो, तो ये आपका परमानेंट एड्रेस हरगिज़ नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आप अपना उनका जो रेंट वाला एड्रेस है, जहाँ वो किराए पे रह रहे हैं कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, वो जो है इसे अपना परमानेंट एड्रेस के कॉलम में भर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। पुलिस वेरिफिकेशन में अगर ये पाया जाएगा कि आपने किराए के घर को अपना परमानेंट एड्रेस बताया है, तो वो आपके एप्लीकेशन जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो नेगेटिव रिपोर्ट आगे बना के भेज देंगे, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आपका घर अपना है, अपने पेरेंट्स का है, फैमिली का है, तभी आप उसको परमानेंट में डालो। नहीं तो आप जहाँ पे ओरिजिनली जहाँ से आप बिलोंग करते हो ना, किसी गांव से, किसी दूसरे स्टेट से, किसी दूसरे शहर में, तो आप परमानेंट एड्रेस में आप उसको फिल करो। क्योंकि आपका जो वेरिफिकेशन है वो तो आपके करेंट एड्रेस पे ही होगा, लेकिन अगर उन्हें डाउट होगा, अगर उन्हें किसी प्रकार का कुछ इंटेलिजेंस यूनिट इनपुट मिलेगा, तो वो आपके परमानेंट एड्रेस पे ही वेरिफिकेशन टीम भेजकर इस बात को मेक श्योर कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा जो है फ़िलहाल अभी यहाँ रह रहा है, लेकिन परमानेंटली यहाँ से ये बिलोंग करता है। तो इससे जो है पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट है ये नेगेटिव होने से बच जाता है। तो आपको कभी भी रेंट वाले एड्रेस को अपने परमानेंट एड्रेस में नहीं भरना है। इसीलिए यहाँ पे दो अलग अलग कॉलम दिए जाते हैं बाकायदा, एक होता है करेंट एड्रेस, एक होता है परमानेंट एड्रेस। तो आपको इन दोनों में से सही तरीके से चुनाव करना है और इस तरीके से आपको, अगर आप ये गलतियों को, इन मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करोगे तो आपका जो है विदिन 1 वीक पासपोर्ट बनकर आपके घर पे आ जाएगा। सो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ ना कि इस छोटे से वीडियो से आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि आखिरकार किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं और कौन कौन से ऐसे बेसिक मिस्टेक्स हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए और आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर कुछ छूट गया हो, इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ और डाउट हो, किसी तरीके का कोई और प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं,
तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको क्वेश्चंस का पूरी तरीके से आंसर देने का कोशिश करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी और शंका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।